नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल एजुकेशन मैक्स फ्यूचर ब्राइट में। आज हम जंतुओं में परिवहन के विषय में पढ़ेंगे। अधिकांश जीवधारियों में रक्त प्रत्येक कोशिका में पहुंचता है तथा कोशिका के अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थों का जारण करता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। वह कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रक्त में मिलती है और रक्त में मिलकर फेफड़ों तक पहुंचती है और फेफड़े बहिर्श्वसन के माध्यम से CO2 को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इस प्रकार रक्त का शरीर में गमन या भ्रमण कहलाता है। परिवहन मनुष्य का परिसंचरण तंत्र। मनुष्य में मुख्य रूप से हृदय, रक्त वाहिनियां और रक्त मिलकर परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। हृदय एक त्रिकोणाकार पेशियों का बना हुआ होता है तथा ये संरचना में हमारी एक मुट्ठी के समान होता है, जो हमारे पक्ष भाग में बाईं ओर स्थित होता है तथा ये बिना रुके रुधिर को धमनी और सिराओं में पंप करता रहता है तथा हृदय में मुख्य रूप से 4 भाग या 4 कक्ष होते हैं, जिसमें ऊपर के जो 2 कक्ष हैं उनको एलिंद तथा नीचे के 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। दिशा के अनुसार जिस प्रकार हमारा दाहिना हाथ और बायां हाथ है, इसी प्रकार हमारे हृदय के कक्ष दायां और बायां अलिंद और निलय में बटे होते हैं, या उनका नामकरण हम करते हैं कि इस दिशा में, या ये जो हमारे राइट या दाहिने हाथ पे है उस साइड में दायां अलिंद और दायां निलय, और जो हमारे बाएं हाथ पे है उसको बायां अलिंद और बायां निलय कहते हैं। ये दायां अलिंद, ये दायां निलय, इधर बायां अलिंद और बायां निलय। इस प्रकार यदि हम एक किताब या एक कॉपी को देखें तो इसमें जब हम किसी किताब को पढ़ते हैं तो किताब को पढ़ने पर हम देखते हैं जो हमारे राइट हैंड या दाहिने हाथ की तरफ होता है हम इसको दायां कहते हैं, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ पेज होता है उसको हम बायां कहते हैं। यदि इसे हम अपने शरीर की संरचना के अनुसार किताब को रखें तो यहाँ देखने पर हमें पता चलता है कि जिसको हम बायां कहते हैं वो अंगों के आधार पर अगर हम देखें तो वो वास्तव में दायां है, और जिसको हम दायां कहते हैं वो वास्तव में बायां है। इसी प्रकार यदि हम किसी सजीव के अंगों की स्थिति को जानते हैं तो उसके लिए हम जो हमारे शरीर के अंग जिस प्रकार दाहिनी ओर हैं तो उस तरफ के अंगों को हम दायां, और जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होते हैं उनको बायां। इसी प्रकार यहाँ हृदय के 4 कक्षों को हम दायां और बायां करके दायां अलिंद और दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय के रूप में पढ़ते हैं। हृदय में आने वाला रक्त अलिंद और निलय से होते हुए धमनी और सिराओं में जाता है, जिससे इनके लगातार कार्य करने से स्पंदन और संकुचन की क्रिया होती है,
जिसे हम सामान्य बोलचाल में धड़कन कहते हैं। धड़कन धड़कन में एलिंद और निलय क्रिया करते हुए धक 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 की आवाज निकालते हैं और ये धड़कन कहलाती है। एक स्वस्थ मनुष्य में हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार 72 या 72 बार धड़कता है। यदि कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है तो उसके दिल की धड़कन या उसके अलिंद और निलय की क्रिया विधि भी बढ़ जाती है, जिससे ये संख्या भी बढ़ती है। 80 बार भी हो सकती है, 80 बार प्रति मिनट। यदि व्यक्ति आराम की स्थिति में है या स्थिर है तो ऐसे स्वस्थ व्यक्ति के हृदय की धड़कन प्रति मिनट 72 बार रहेगी। रक्त वाहिनियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। रक्त वाहिनियां, पहला धमनी, दूसरा सिराएं, तीसरा केशिकाएं। धमनी, सिराएं और केशिकाएं। धमनी ऐसी वाहिनियां या ऐसी नसें होती हैं जिनमें शुद्ध रक्त बहता है, जो शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाने का कार्य करती हैं। शुद्ध रक्त मतलब ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। दूसरा सिराओं के अंदर अशुद्ध रक्त बहता है जिसके अंदर CO2 गैस मिली होती है। और केशिकाएं ये धमनी व सिरा दोनों ही महीन नलियां होती हैं जो प्रत्येक कोशिका से जुड़ती हैं, जो प्रत्येक कोशिका तक रुधिर ले जाने का और रुधिर को लाने का काम करती हैं। शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त जब कोशिका के अंदर जाता है तो कोशिका के अंदर उपस्थित भोज्य पदार्थों का जारण करता है, जिससे एक ऊर्जा निकलती है जो जैव रासायनिक कार्यों के लिए जरूरी होती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो फिर से रक्त में मिलती है और रक्त में मिलने से रक्त को अशुद्ध कहा जाता है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में कौन से हिस्से में आता है हृदय के, और किस हिस्से से कैसे गमन करता है या किस तरह से परिसंचरण होता है। सबसे पहले CO2 युक्त रक्त, जिसको हम अशुद्ध रक्त कहेंगे, सबसे पहले दाहिने अलिंद में आता है। दाहिने अलिंद से दाहिने या दाएं एक ही बात है, दाएं निलय में जाएगा। दाएं निलय से फेफड़े में, फेफड़े से बायां अलिंद, बायां अलिंद से बायां निलय, और बायां निलय से प्रत्येक जीवित कोशिका में या शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में, शरीर की प्रत्येक जीवित कोशिका में जाएगा। यहां तक रक्त अशुद्ध रहेगा जिसमें CO2 मिली होगी। जैसे ही फेफड़े में आएगा, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 को शरीर से बाहर निकाल देंगे श्वसन क्रिया में, और ऑक्सीजन को रक्त में मिला देंगे, जहां से रक्त शुद्ध हो जाता है। ऑक्सीजन मिले हुए रक्त को हम शुद्ध रक्त कहते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड मिले हुए रक्त को हम अशुद्ध रक्त कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध रक्त बायां अलिंद में सबसे पहले आता है, इसके बाद बायां नीले में जाता है और बायां नीला से ये पूरे शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। प्रत्येक जीवित कोशिका भोजन का जारण करके फिर से ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिर से रक्त में घुल जाएगी और ये अशुद्ध रक्त कहलाएगा। अब इस तरह से रक्त का पूरे शरीर में परिवहन या परिसंचरण होता रहता है। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र की खोज एक वैज्ञानिक विलियम हार्वे 1628 में एक वैज्ञानिक विलियम हार्वे ने की थी। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले मनुष्य का परिसंचरण तंत्र या मनुष्य में परिसंचरण तंत्र को परिभाषित किया था। तीसरे नंबर पर आता है रक्त। रक्त वाहिनियां भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली धमनी, दूसरी सिरा और तीसरी केशिकाएं। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है जिसमें ऑक्सीजन मिली हो और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। और केशिकाएं धमनी और सिरा दोनों होती हैं जो एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ती हैं। धमनी और सिरा में एक फुफ्फुस धमनी और एक फुफ्फुस सिरा। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सिरा ऐसी हैं जिनके अंदर इन गुणों के आधार पर रक्त का प्रवाह नहीं होता। फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त, जबकि मैंने बताया धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। ये एक अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है जबकि फुफ्फुस सिरा में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त। फुफ्फुस धमनी जो अशुद्ध रक्त जिसमें प्रवाह होता है, ये दाएं नीले से निकलने वाली धमनी जो फेफड़ों तक जाती है वो फुफ्फुस धमनी कहलाती है। फेफड़ों से बाएं अलिंद तक आने वाली सिरा जो शुद्ध रक्त लाती है वो फुफ्फुस सिरा कहलाती है। आगे रक्त या ब्लड या रुधिर। रक्त मुख्यतः 2 चीजों से मिलकर बनता है। पहला कणिकाएं, दूसरा प्लाज्मा। कणिकाएं कणनुमा संरचनाएं होती हैं जो रक्त में उपस्थित होती हैं जिनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली RBC या लाल रक्त कणिका या इंग्लिश में रेड ब्लड कॉर्पसल्स। इनकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग, इनकी संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 45 से
सॉरी, एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 55 लाख प्रति घन मिलीलीटर। इनकी संख्या एक स्वस्थ मनुष्य में लगभग 55 लाख प्रति घन घन मिलीलीटर होती है तथा इनका जीवन काल 100 से 120 दिन 100 से 120 दिन तक ये जीवित रहती हैं। लाल रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन या कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंचाना, प्रत्येक जीवित कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुंचाना तथा जीवित कोशिका में भोजन के जारण के उपरांत बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़ों तक पहुंचाना, ये आरबीसी या लाल रक्त कणिकाओं का कार्य होता है। दूसरा, श्वेत रक्त कणिकाएं। एक चीज और, लाल रक्त कणिकाएं मनुष्य में 55 लाख तथा महिला में 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। या ये कह सकते हैं कि पुरुषों में इनकी संख्या अलग होती है और महिलाओं में इनकी संख्या अलग। पुरुषों में इनकी संख्या 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर तथा महिलाओं में इनकी संख्या 45 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। दूसरे नंबर पर आते हैं WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन। इनकी संख्या 5000 से 9000 प्रति घन मिलीलीटर। एक घन मिलीलीटर रक्त में लगभग 5000 से 9000 श्वेत रक्त कणिकाएं उपस्थित होती हैं तथा इनका मुख्य कार्य शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ये क्या करते हैं? WBC या श्वेत रक्त कणिकाएं, यदि हमारे रक्त में कोई जीवाणु या रोगाणु प्रवेश करता है तो श्वेत रक्त कणिकाएं उनको खाकर या उनका भक्षण करके शरीर को रोग मुक्त करती हैं। भक्षण एक शब्द है, भक्षण का मतलब होता है खाना। ये जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु या रोगाणु होते हैं उनका भक्षण करती हैं तथा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। आगे आता है प्लेटलेट्स। तीसरे नंबर पे है प्लेटलेट्स। का जीवन काल लगभग 8 से 10 दिन। इनकी संख्या प्रति घन मिलीलीटर रक्त में 2 से 5 लाख तक होती है। 2 से 5 लाख तक होती है तथा इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। यदि किसी व्यक्ति के कोई चोट लग जाए या कोई अंग कट जाए तो कटे हुए स्थान से लाल रंग का एक द्रव निकलता है जिसको हम रक्त या रुधिर कहते हैं। उस रुधिर का रुकना या उस रुधिर को रोकने में जो प्लेटलेट्स होते हैं वे मददगार होते हैं। उस बहते हुए रक्त को एक थक्का बनाकर रोक देती हैं। यदि घाव ज़्यादा गहरा होता है तब ये काम नहीं कर पाती हैं। अगर घाव छोटा है या कम गहरा घाव होता है तो वहाँ पर ये क्लोट बना लेती हैं। जबकि अगर किसी का पूरा अंग कट जाए तो ऐसी स्थिति में
रक्त को रोकने के लिए दूसरे साधन अपनाए जाते हैं। आइए जानते हैं कि किस तरह से प्लेटलेट्स किसी कटे हुए अंग या स्थान पर कार्य करती है। यदि किसी व्यक्ति के कोई आघात या चोट लगती है तो ऐसी स्थिति में रुधिर के अंदर उपस्थित प्लाज्मा में उपस्थित यदि कोई व्यक्ति को चोट लगती है तो ये इसको घाव कह सकते हैं, या घाव के स्थान पर जो रक्त में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स अभी हम प्लेटलेट्स की चर्चा कर रहे हैं। रक्त में प्लेटलेट्स प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है। फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन होती है जो अक्रिय अवस्था में रहती है, या सुप्त अवस्था भी कह सकते हैं, जो अक्रिय अवस्था में रहती है। जैसे ही कहीं घाव बनता है ऐसी स्थिति में प्लेटलेट्स की क्रिया द्वारा ये फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदल जाती है। फाइब्रिन प्रोटीन में बदलती है और ये एक सक्रिय प्रोटीन होती है। फाइब्रिन ये धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। ये धागे नुमा संरचनाएं कटे हुए या जो घाव है, घाव वाले स्थान पर जाती हैं और वहां एक नेट या जाल जैसी आकृति बना लेती हैं। इसके अंदर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं अटक जाती हैं तथा एक मोटी लेयर या मोटी परत बनाती हैं। इस परत के ऊपर एक पीले रंग का द्रव दिखाई देता है जिसको सीरम कहते हैं। इस प्रकार प्लेटलेट्स खून का थक्का या रक्त का थक्का बनने में मदद करती हैं, जिससे रोगी को ज्यादा रक्त की हानि नहीं होती है और उसके जीवन को सुरक्षित किया जा सकता है। आगे है प्लाज्मा। प्लाज्मा मुख्यतया रुधिर का 55 से 60% भाग बनाती है, जिसमें 90% पानी तथा 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि। अकार्बनिक जैसे अकार्बनिक तत्व हुए, ये सारे मिलकर 10% हिस्सा बनाते हैं तथा 90% हिस्सा पानी होता है और पूरे रक्त का या पूरे रुधिर का लगभग 55 से 60% भाग अकेले प्लाज्मा बनाती है। यदि कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई घायल, किसी को चोट लगती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति को रक्त दिया जाता है या चढ़ाया जाता है। इस क्रिया को रक्त आधान कहा जाता है। रक्त आधान में 2 व्यक्ति होते हैं, एक दाता या डोनर देने वाला, दूसरा होता है ग्राही या रिसीवर। एक डोनर, एक रिसीवर, 2 व्यक्ति का होना जरूरी होता है। एक जरूरतमंद व्यक्ति को जब रक्त दिया जाता है उसके लिए विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग से ग्रसित है तो उसका
रक्त दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। इसके लिए सन 1868 और 1943, सन 1868 से 1943 में एक वैज्ञानिक थे, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर कार्ल लैंडस्टीनर नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले रक्त वर्ग की खोज की, जिन्होंने रक्त वर्ग या रुधिर वर्ग की खोज की, रुधिर वर्ग की खोज की। इन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग समान है तो समान रुधिर वर्ग का व्यक्ति अपने जैसे रुधिर वर्ग के व्यक्ति को रुधिर दे सकता है या ले सकता है। इसके लिए इन्होंने विभिन्न प्रैक्टिकल या परीक्षण किए, जिससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि हमारे शरीर के रक्त में दो प्रकार की प्रोटीन होती हैं, जिसमें एक एंटीजन, दूसरी एंटीबॉडी। एंटीजन को प्रतिजन कहा जाता है, प्रतिजन या प्रतिरक्षी। दो तरह की प्रोटीन हमारे रक्त में उपस्थित होती हैं, जिसमें एक को प्रतिजन तथा दूसरे को प्रतिरक्षी कहा जाता है। प्रतिजन को हम शॉर्ट में एजी से लिख सकते हैं, इंग्लिश में एंटीजन, और या इसको प्रतिरक्षी को शॉर्ट में ए भी लिख सकते हैं और इंग्लिश में एंटीबॉडी कहते हैं। एजी को हम ए और बी से लिखते हैं, कैपिटल, जबकि प्रतिरक्षी को हम स्मॉल ए और स्मॉल बी से लिखते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य में मुख्यतया 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, ए बी और ओ। 4 प्रकार के रुधिर वर्ग में अलग अलग एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। एंटीजन, एंटीबॉडी। ए में ए एंटीजन, एंटीबॉडी बी में बी एंटीजन, एंटीबॉडी ए और बी दोनों, ये जीरो, ये जीरो। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिसमें ए बी और ओ। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति में ए एंटीजन, जिसको ये एंटीजन हमने कैपिटल से लिखे हैं, ये एंटीबॉडी हमने स्मॉल से लिखी है, जैसे हमने पहले ही बात की है कि एंटीजन को कैपिटल से लिखते हैं और एंटीबॉडी को स्मॉल से लिखते हैं। ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति में ए एंटीजन और बी एंटीबॉडी होता है। बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में बी एंटीजन और ए एंटीबॉडी होती है। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में ए और बी एंटीजन होते हैं, जबकि एंटीबॉडी कोई नहीं होती। और ओ रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन कोई होता ही नहीं है और ए और बी दोनों एंटीबॉडी उपस्थित होती है। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति समान रुधिर वर्ग के 2 व्यक्ति अगर हैं तो उनके बीच में रुधिर आदान किया जा सकता है। यदि ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रक्त बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति का जितना भी रक्त बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति में जाएगा उसका थक्का बन जाएगा, थक्का। यदि ऐसी स्थिति में उसको न रोका जाए तो ये थक्का बनकर सारी केशिकाओं को जमाने का काम कर या सारा केशिकाओं के रक्त को जमा देगा, जिससे रिसीवर की मृत्यु भी हो सकती है। इसके लिए कार्ल लैंडस्टीनर ने एक चित्र के माध्यम से या एक चार्ट के माध्यम से समझाया कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को या किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति को अपना रक्त आदान कर सकता है। इसके लिए हम एक दाता और एक ग्राही,
दो व्यक्ति, हमने शुरू में बात करी है कि जब भी किसी को रक्त दिया जाएगा तो दो प्रकार के व्यक्ति ही उसमें होंगे। दो, एक एक वह जो रुधिर लेता है और एक वह जो रुधिर देता है। रुधिर वर्ग ए बी, ए बी और ओ। ए बी, ए बी और ओ। इस चित्र के माध्यम से हम समझेंगे कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को रक्त दे सकता है और किस से रक्त ले सकता है। एक ए रुधिर वर्ग का व्यक्ति एक ए रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को भी नहीं दे सकता और ओ को भी नहीं दे सकता। बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति बी वाले को देगा, ए को भी ए बी को देगा, ए बी को देगा, ए इसको नहीं देगा। ए बी वाला व्यक्ति ए को नहीं देगा, बी को नहीं देगा, ए बी को देगा और ओ को भी नहीं देगा। ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति सभी को रक्त दे सकता है। इस आधार पर ओ रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वदाता कहलाता है, सर्वदाता। और जबकि ए बी रुधिर वर्ग का व्यक्ति सर्वग्राही कहलाता है। सर्वदाता जो सबको दे सके सर्वदाता, जो सबसे ले सके वो सर्वग्राही। जैसे ए बी देगा सिर्फ ए बी वाले को, जबकि लेगा सभी से। क्यों? सबसे क्यों लेता है? क्योंकि ए बी के अंदर दोनों एंटीजन होते हैं और कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती, एंटीबॉडी नहीं होती। ओ के अंदर एंटीबॉडी दोनों होती हैं, जबकि इसके अंदर एंटीजन नहीं होता। इस प्रकार कार्ल लैंडस्टीनर ने विभिन्न प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध किया कि ए रुधिर वर्ग का व्यक्ति या समान रुधिर वर्ग का व्यक्ति अपने समान रुधिर वर्ग के व्यक्ति को ही रक्त दे सकता है या ले सकता है, तथा एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के अनुसार चारों रुधिर वर्ग को उन्होंने एक चार्ट के माध्यम से समझाया कि कौन व्यक्ति किस व्यक्ति को रुधिर दे सकता है और किससे रुधिर ले सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है या किसी दुर्घटनावश गंभीर चोट लगती है, तो ऐसी स्थिति में शरीर से खून या रक्त निकलने पर उसके शरीर में कमजोरी आती है, जिसकी पूर्ति किसी दूसरे व्यक्ति से रुधिर आदान करके दूर की जाती है। इसके लिए कुछ केंद्र अवस्थित हैं जिन्हें हम रक्त बैंक या रुधिर बैंक, रक्त बैंक या रुधिर बैंक कहते हैं। ऐसे केंद्र या ऐसे स्थान जहां पर ऐसे केंद्र जहां से रक्त प्राप्त किया जाता है। रक्त बैंक कहलाते हैं, जहां लगभग 4.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर रक्त को संरक्षित किया जाता है। ये लगभग 40 फ़ारेनहाइट तापमान होता है। इस तापमान पर विभिन्न रक्त वर्ग के व्यक्तियों का रक्त सुरक्षित रखा जाता है तथा जरूरतमंद जो बीमार या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनको आदान किया जाता है। विश्व का सबसे प्रमुख रक्त बैंक या रुधिर बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है। विश्व का
सबसे प्रमुख रक्त बैंक रेड क्रॉस सोसाइटी है, जो विभिन्न चिकित्सालयों तथा विभिन्न सोर्सेस से रक्त को एकत्र करता है तथा रक्त बैंक में, रेड क्रॉस सोसाइटी में, इस रक्त को 4.6 डिग्री सेल्सियस या 40 फ़ारेनहाइट पर उसको सुरक्षित रखता है तथा यह लगभग 30 दिन तक 30 दिनों तक सुरक्षित रहता है, जिसके लिए विभिन्न रक्त डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं तथा स्वेच्छा से कोई भी व्यक्ति, किसी भी रुधिर वर्ग का व्यक्ति अपने रक्त का दान कर सकता है। इस प्रकार हमने जंतुओं में परिवहन के लगभग सभी पहलुओं पर चर्चा की है, सभी पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।